नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय बायो क्लासेस में। तो आज हम देखते हैं, हम आज स्टार्ट करेंगे कि मानव में जनन कैसे होता है। ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो जैसे हम वीडियो के पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, जो हमारी पहले वीडियो आई थी कि पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है। तो ह्यूमन जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है, वो लैंगिक जनन होता है। अब अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हमें छोटा फॉर्मेट समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके हमें जो लैंगिक जनन है वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, उसके बाद बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने जो वीडियो का हमारा पहला भाग था, हमने उसमें बहुत ध्यान से पढ़ा भी था कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सबसे पहले लैंगिक जनन में क्या था कि उसमें एक नर युग्मक तथा दूसरा मादा युग्मक मिलकर क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया द्वारा फिर क्या बनाते हैं, वे युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण के बाद क्या बनता है, नई संतान, और फलों पौधों में क्या बनता है, फल का निर्माण हो जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही लैंगिक जनन कहलाता है। अब अगर हम बात करें लैंगिक जनन में, तो जो नर होता है, नर मानव में जो जनन होता है, तो नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। नर में अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं, इसमें 23 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और मादा में भी कितने होते हैं, 23 जोड़े, और टोटल कितने होते हैं, 46 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम बात करें 23 जोड़े में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे वो XX होंगे, है ना, यानी कि समजात गुणसूत्र होंगे, ऑटोसोम्स गुणसूत्र होंगे, तथा एक गुणसूत्र या वन पेयर जो गुणसूत्र होगा, वन पेयर क्रोमोसोम्स जो होगा वो क्या होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है ना। और मादाओं में जो होंगे वे 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स होंगे वे सब क्या होंगे, वे ऑटोसोम्स होंगे, यानी कि सभी के सब XX होंगे, यानी कि समजात गुणसूत्र होंगे, एक समान गुणसूत्र होंगे। ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम बात करें कि लैंगिक जनन के समय ही गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है कि युग्मनज बनने के साथ साथ में क्या होता है कि गुणसूत्र यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या नई संतान बनने वाली जो संतान है उसमें क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या जो जाती है वो आधी आधी जाती है। ठीक है ना। यही एक बस मेन पॉइंट है कि यहाँ पर कौन सा विभाजन होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर हम बात करें कि इसमें कि नर व मादा के जो गुणसूत्र हैं वे क्या है कि 23 जो टोटल कितने थे, 46 गुणसूत्र थे, यानी 23 जोड़े। तो 46 में से 23 गुणसूत्र ये और 23 इसके, तो टोटल मिला कितने बना लिए 46, यानी कि नई संतान में जो गुणसूत्र जाएंगे वे कितने जाएंगे, 46। ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक बात सोचने की, अगर यहाँ अर्धसूत्री विभाजन ना होता और समसूत्री विभाजन होता तो गुणसूत्र की संख्या सेम जाती जितनी, यानी कि पैतृत्व, यानी कि जो उसका जो नर जो भाग है ना, जो उसका फादर है, अगर उससे गुणसूत्र की संख्या समान जाएगी तो समान इधर से जाएगी, यानी कि 23 पेयर्स नर के और 23 पेयर्स मादा के गुणसूत्र जो होंगे तो वे कितने हो जाएंगे भाई, 46 ये और 46 वे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और आधी आधी संख्या जाती है। कभी कभी एक आध रेयर केस होता है जिसमें एक दो गुणसूत्र की जो संख्या घट बढ़ जाती है, उससे बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सिंड्रोम वगैरह, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, है ना, बहुत सारी अदर कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि लैंगिक जनन क्या है। अब एक बार फिर देख लेते हैं। लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना। ये था लैंगिक जनन। ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी था। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार लैंगिक जनन को पढ़ने के लिए हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। 3 भागों में डिवाइड इसलिए किया जाएगा कि जिससे कि हम देखें कि जो लैंगिक जनन है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक। एक होता है सबसे पहले कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पूर्व की घटना। और हमने अभी निषेचन को यहाँ समझा था कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। ये बनाने की प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, निषेचन, यानी कि निषेचन से पूर्व की घटना, पहली घटना क्या है कि निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पहला नंबर हो गया। ठीक है। 3 भाग में हम डिवाइड करेंगे। सेकंड नंबर क्या है कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके बाद यानी कि निषेचन से पूर्व की घटना हमने पढ़ ली। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद निषेचन आएगा कि हम देखेंगे कि आखिरकार निषेचन के लिए क्या क्या जरूरी है, किस प्रकार से निषेचन होता है ना, ये सब हम किस में जानेंगे, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और बच्चों ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि बोर्ड के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो निषेचन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे लिख के चलिएगा साथ साथ में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब
करना। और अगर आपको कोई भी समस्या है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पर्सनली मुझे बता सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन को आप लिख लीजिएगा। अब मैं एक बार और समझा देता हूँ। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं तथा यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही निषेचन कहलाती है। ठीक है ना, छोटी सी कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है 1-2 नंबर में। चलिए फिर उस आगे हम देखते हैं कि निषेचन पश्चात घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन तो हो चुका, एक तो निषेचन हमने पूर्व की घटना पढ़ ली। उसके बाद अगर हम बात करें कि निषेचन, अब निषेचन हमने पढ़ा, अब निषेचन पश्चात घटना यानी कि निषेचन के बाद की घटना, उसमें निषेचन के बाद होने वाले जो चेंजेस है वे सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, निषेचन पश्चात घटना या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि निषेचन पूर्व घटना में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हम देख लेते हैं कि इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम युग्मक जनन और एक पढ़ेंगे हम युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक जनन को क्या कहते हैं हम, गैमेटोजेनेसिस, है ना। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि युग्मक जनन यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। और मेल में युग्मक क्या होते हैं या मेल गैमेट क्या होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कैसे कैसे होता है ना, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। फिर इसी में हम देखेंगे कि नर में जो शुक्राणु जनन है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के कारण ही क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, और ये तो था इस यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स के बारे में हमने जाना कि उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म होते हैं। और लेकिन अगर फीमेल गैमेट्स के बारे में हम जानें तो फीमेल्स में क्या होता है, अंडाणु जनन होता है। अंडाणु जनन की क्या कहते हैं हम, ओजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है कि ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद में अगर हम बात करें कि शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर नर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वे कौन कौन से हैं। ठीक है ना, नर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या नर जनन अंग कौन कौन से हैं वे पढ़ेंगे, और साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि मादा जनन अंग कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। उसी के बाद हम आगे की प्रक्रिया सारी कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि नर जनन अंग को हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया कि नर जनन अंग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। अगर हम अब बात करें कि अब इन्हें हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से अंग इसमें होंगे। सबसे पहले है प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, प्राथमिक कौन सा होगा, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहला क्या है कि वर्षण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो टेस्टिस हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि टेस्टिस क्या होता है। ये शरीर से जो यानी कि मेल होता है ना, नर, तो उसमें क्या होता है कि एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि शरीर से बाहर होती है, जो कि क्या कहलाती है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, क्या कहलाती है, टेस्टिस कहलाती है, जिसमें क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं। अगर हम बात करें कि द्वितीयक लैंगिक अंग, अब यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होंगे, इन्हें हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सहायक नलिकाएं। अब सहायक नलिकाओं में क्या क्या आता है, सबसे पहले क्या, रीड टेस्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शुक्रवाहिका, फिर आता है अधिवर्षण, फिर उसके बाद आता है शुक्रवाहिना, है ना, शुक्रवाहिनी, सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सहायक ग्रंथियाँ, ये किसमें है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत चल रहे हैं। एक तो सहायक नलिकाएं में हमने पढ़ा रे टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवर्षण और शुक्रवाहिनी। और इसी में अब देखें, अगर हम देखते हैं कि सहायक ग्रंथि में क्या क्या पढ़ेंगे हम, कि शुक्राशय जिसे हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं, फिर एक प्रोस्टेट और फिर एक वल्वो यूरेथ्रल। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये यानी कि नर जनन अंग थे, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम अब स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो सबसे पहले हमने देखा कि प्राथमिक जो प्राथमिक लैंगिक अंग था वो क्या था, वो टेस्टिस था। तो हम थोड़ा देख लेते हैं टेस्टिस की संरचना आखिरकार किस प्रकार से होता है। चलिए, टेस्टिस क्या होता है कि ये एक नर में एक जोड़ी जो वर्षण होते हैं ना, जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर मिलते हैं, है ना, शरीर से बाहर, जिसमें क्या होता है, शरीर से बाहर होते हैं। और इनका जो मेन कारण ये होता है कि ये आपने सोचा होगा आखिरकार ये शरीर से बाहर ही क्यों होते हैं, है ना। तो बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है ना, शुक्राणु बनने की जो क्रियाएं हैं वो क्या है कि वो जो बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़े कम होता है। 2 से 3 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो थोड़ा कम होता है। तो इसलिए इनकी संरचना क्या होती है, शरीर से बाहर होती है, जिससे कि क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रियाएं हैं वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सके। ठीक है ना, इसलिए वो बाहर की ओर संरचना हमें दिखाई देती है। अगर हम ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो संरचना है ना, ये संरचना, ये थैलेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी।
फिर इसी के अंदर क्या है कि इसमें दो टेस्टिस होते हैं, यानी कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी। और इसी में क्या है, इस जो बाहर का जो कोट होता है इसे हम कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है ना, वर्शन कोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस टेस्टिस की अलग से टेस्टिस लें और उसके बारे में स्टडी करें तो उसमें क्या क्या मिलता है और किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है। चलिए, ये मैंने बनाया कि ये एक टेस्टिस है, ये इसकी हमने कटिंग करके देखा। अगर मान लिया हम इसे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या हमें नज़र आता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, ये एक टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं कि ये जो आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, इन्हें हम कहते हैं कंपार्टमेंट, ठीक है ना। कंपार्टमेंट कहते हैं या वर्षणीय पिंडक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वर्षणीय पिंडक या टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है कि इनकी जो टोटल संख्या है एक वर्षन के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर मिनिमम भी, कम से कम भी 250 के आसपास होती है। कितनी? 250। लेकिन हमने स्टडी के माध्यम से बस मैंने 4 किस्में बनाए हैं और उसी से हम जानेंगे, पढ़ते हैं इसे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस वर्षणीय पिंडक में, है ना, ये जो आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, इस वर्षणीय पिंडक में 2 से 3 जो होगी शुक्र नलिकाएं होती हैं। ये आपको ये संरचना दिखाई दे रही होगी, है ना। 2 से 3 4 तक की ये क्या होती है? शुक्र नलिकाएं होती हैं। तथा इसमें शुक्र नलिकाएं में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें भी शुक्र नलिकाएं में 2 प्रकार की क्या पाई जाएंगी? कोशिका। अगर हम ये देखें कि ये शुक्र नलिका है, ये मैंने हल्का सा थोड़ा समझाने की कोशिश करी है कि ये मान लिया ये नली है ना, इसे हम कटिंग कर ले तो इसमें क्या होगा कि इसमें इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ कि मान लिया ये हमने ऐसे कटिंग कर ली, ठीक। कटिंग करने के बाद ये संरचना कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसमें कुछ तो इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये गोल गोल कुछ इस तरीके की, यानी कि 2 प्रकार की क्या पाई जाती है? इसमें संरचना पाई जाती है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, एक कोशिका को हम क्या कहते हैं? इस एक को हम बोलते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, उसी के अंदर स्पर्म जनरेट होते हैं, यानी कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, ठीक है। और वो कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है इसके अंदर, शुक्रजनन नलिका के अंदर, ठीक है ना। ये वाली जो है वर्षणीय, और ये कहाँ मिलती है? ये वर्षणीय पिंडक के अंदर मिलती है। वर्षणीय पिंडक कहाँ मिलता है? ये एक टेस्टिस के अंदर मिलता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 250 के आसपास, कम से कम होती है ना। तो समझ के चलिएगा। अब अगर आप बात करते हैं हम कि ये जो आपको बाहर वाली संरचना दिखाई दे रही है ना, ये वाली कोशिका क्या होती है? ये होती है शर्टोली कोशिका। शर्टोली कोशिका का जो कार्य क्या होता है, ये जो मतलब कि जो स्पर्म है उन्हें न्यूट्रिशन देने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, यानी कि उन्हें जो उनके लिए ऊर्जा है, एनर्जी है, वो ना प्रोवाइड करती है। कौन? शर्टोली कोशिका। उसके बारे में अगर हम बात करें कि ये अगर आपको ये वाली संरचना दिखा रही है, ये बाहर वाली है ना, ये तो ये क्या होती है? ये एक अंतराली कोशिका होती है, जिसका कार्य होता है कि ये हार्मोन स्रावण करती है, क्योंकि जो लैंगिक जनन है उसमें कुछ हार्मोन्स मुख्य भूमिका निभाते हैं, है ना। जैसे कि मेल में अगर हम देखें तो मेल में क्या होता है या नर में कौन सा हार्मोन्स, क्या क्या हार्मोन्स जो भाग लेते हैं? सबसे मेन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल में पाया जाता है ना, एंड्रोजन जो कि मेल में पाया जाता है, और मादा में एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये क्या आते हैं? ये इसमें भाग लेते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे मूंछों का आना, आवाज़ में भारीपन होना, बहुत सारे मैनी समथिंग। जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने प्राथमिक अंग तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या था कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने जाना था कि कुछ सहायक नलिकाएं हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, और सहायक ग्रंथियाँ। तो हम बात करें सहायक नलिकाओं को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। सहायक ग्रंथियों में हम जानेंगे कि अगर अच्छा एक चीज़ है, क्या आप ग्रंथि को समझने की कोशिश करना कि ग्रंथि और नलिका में क्या अंतर है। नलिकाएं क्या होती है? नलिकाओं में कोई ना कोई जो लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ है ना, वो यानी कि प्रवाहित होता है। और ग्रंथियाँ क्या होती है? यानी कि बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है ये। नलिकाएं और ग्रंथियाँ क्या होती है? तो ग्रंथियाँ क्या होती है? ग्रंथियाँ वे होती हैं जो स्वतः ही अपने आप ही क्या करती हैं? एक रासायनिक पदार्थ का श्रावण करती हैं, यानी कि क्या करती है? सेक्रेट करती हैं एक रासायनिक जूस, ठीक है। वे सब क्या है? वे सब ग्रंथियाँ हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि शुक्राशय क्या है, अगर है ना सेमिनल वेसिकल, तो इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का श्रावण, यानी कि श्राव उत्पन्न करती है, यानी कि जो कि जिसके हम तरल भाग को क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। और इसमें जो मेन जो कैरेक्टर है वे क्या, यानी कि जो मेन कंपोनेंट है वे क्या क्या है? इसमें फ्रक्टोज होते हैं, है ना, प्रोटीन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिस, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और एक तरल पदार्थ पाया जाता है पतला पतला, यानी ट्रांसपेरेंट, उसे क्या कहते हैं? हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और उसी के अंदर क्या होता है? उसी के अंदर जो स्पर्म होते हैं वे तैरते रहते हैं।
ठीक है ना। उससे आगे अगर हम बात करें प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक दूधिया कलर का एक क्षारीय पदार्थ होता है। प्रोस्टेट क्या होता है? एक दूधिया कलर का एक क्षारीय पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जो कि जो मूत्र मार्ग है उसमें जो अम्लीयता है, क्योंकि यूरिन जो होता है वो अम्लीय होगा, ठीक है ना, उसकी निष्क्रियता को कम करता है, जिससे कि जो स्पर्म है उनकी वे इनफर्टिलाइज ना हो, यानी कि वे फर्टिलाइज जो फर्टिलाइजेशन है वो क्रिया पूरी कर सके, वे डेड ना हो, ठीक है ना। चलिए, अगर हम उससे बाद की बात करें कि वल्वो यूरेथ्रल में ये क्या करता है, ये उसे एक चिकनाहट प्रदान करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि लैंगिक जनन क्या है, और यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे मेल में हमने जाना कि कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मादा जनन अंग कौन कौन से आते हैं, और उसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का लिंक या हर वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।